वंदे मातरम भैया बहनों। पिछले भाग में क्रांति की शुरुआत किस प्रकार हुई, बास्तिल का पतन आदि के बारे में पढ़ा। लुई सोल्वे ने देख लिया कि उनकी प्रजा विद्रोही हो गई, तो उन्होंने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी थी। इसी के बाद फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। आज हम अध्याय प्रथम फ्रांसीसी क्रांति के भाग द्वितीय को पढ़ेंगे। नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। क्या उद्देश्य था? सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। शक्तियों का विभाजन कर दिया गया। जैसा कि आप देख रहे हैं चित्र, इस चित्र में शक्तियों का विभाजन किस प्रकार किया गया ये देखा जा रहा है। शक्तियों का वितरण किस तरह से किया गया है ये बताया गया है। नेशनल असेंबली का इन तीनों पर पूर्ण तरीके से नियंत्रण था। देखिए, तीनों जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका आदि। महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं था, उन्हें निष्क्रिय नागरिक कहा गया था। सन 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। दोबारा देखेंगे, सन 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया था और नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। अब ये शब्द अपने सामने आया है, अप्रत्यक्ष रूप। डायरेक्ट चुनाव न होकर इनडायरेक्ट वे में चुनाव होना। जैसे अपने यहाँ राज्यसभा व विधान परिषद का चुनाव होता है, उसी तरीके से वहाँ पर ये चुनाव हुआ। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुषों को ही सक्रिय नागरिक किसे कहेंगे? जिन्हें मत देने का अधिकार था। ऐसे नागरिकों का दर्जा दिया गया था जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। उन्हें ही मत देने का अधिकार माना गया। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी माना गया था। भैया बहनों, ये जो संविधान बना, इसकी शुरुआत पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुई। दोबारा देखो भैया बहनों, मैंने क्या कहा कि संविधान की जो शुरुआत हुई वो पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुई। स्वतंत्रता के अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। अर्थात यह अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मना प्राप्त थे और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता। राज्य का यह कर्तव्य माना गया कि वह प्रत्येक नागरिक को नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करे। अगर हम हमारे देश की बात करते हैं, भैया बहनों ध्यान दीजिएगा, अगर हम हमारे देश की बात करते हैं तो हमें भी 6 अधिकार यानी 6 मूल अधिकार प्राप्त है। देश का कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था हमारे इन मूल अधिकारों को छीन नहीं सकती। उसी प्रकार वहाँ फ्रांस में भी उनको इस प्रकार के ये अधिकार प्राप्त थे। आगे देखेंगे, फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे।
इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली थी। अभी हमारी हेडिंग जो है फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना, इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं कि फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों शासक भी चिंतित थे। इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली। लेकिन जब तक इस योजना पर अमल होता, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रेसा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया, यानी जनता के संघर्ष का नाम भी इस योजना को दिया गया था। देशभक्ति के जो तराने थे उनमें कवि रोजेट दी लाइल द्वारा रचित मार्सिले भी था। ध्यान दीजिएगा, इसमें देशभक्ति से संबंधित गीत जिसका नाम मार्सिले कहा गया, यह गीत फ्रांस का आगे चलकर राष्ट्रीय गान बन गया। जैसा कि आपने इस अध्याय में पढ़ा होगा कि 14 जुलाई को फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी। ज़्यादातर पुरुष युद्ध में व्यस्त थे और घर की जिम्मेदारी महिलाओं पर आ गई थी। देखो, अपन ने पहले पढ़ा था कि महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं था, लेकिन जब युद्ध में पुरुष व्यस्त थे उस समय सबसे ज़्यादा बड़ी जो जिम्मेदारी थी वो महिलाओं पर आ गई थी। उन्होंने इसके चलते बड़े ही धैर्य व सूझबूझ से काम लिया। देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि 1791 के संविधान से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमा कर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजनाओं पर बहस करते थे। इनमें से जैकोबिन क्लब सबसे सफल रहा, यानी जैकोबिन क्लब सबसे प्रसिद्ध रहा उस समय। आइए हम जैकोबिन क्लब के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। इनमें छोटे दुकानदार और कारीगर जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, गड़ी साज, छपाई करने वाले और नौकर व दिहाड़ी मजदूर शामिल थे। उनका नेता मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। जैकोबिनों के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया। ऐसा उन्होंने समाज के फैशन परस्त वर्ग, खासतौर से घुटने तक पहने जाने वाले ब्रीचेस यानी घुटन्ना, ब्रीचेस का मतलब घुटन्ना यानी घुटनों तक पहने जाने वाला, पहनने वाले कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए किया। ये ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति के ऐलान का उनका तरीका था। अब एक प्रश्न भी बन जाता है, सो कुलात, आगे देखेंगे हम। सो कुलात के नाम से जाना जाने लगा। जो जैकोबिनों जो लोग थे उनको किस नाम से जाने जाने लगा? सो कुलात के नाम से, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाले। सो कुलात पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे, जो स्वतंत्रता का प्रतीक था। जो लाल रंग की टोपी पहनते थे वो स्वतंत्रता का प्रतीक भी माना गया है। लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। सन 1792 को गर्मियों में जैकोबिनों ने खाद्य पदार्थों की
महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूरोलियर के महल पर धावा बोल दिया, राजा के रक्षकों को मार डाला और खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया। नए चुनाव कराए गए। 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुषों, चाहे उनके पास संपत्ति हो या नहीं हो, को मतदान का अधिकार दिया गया। ये एक नई योजना सामने आई कि उनके पास संपत्ति का अधिकार हो या न हो, लेकिन उन्हें क्या किया जाएगा, मतदान देने का अधिकार दिया जाएगा। नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया। 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया। दोबारा देखेंगे इन लाइनों को। 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया। भैया बहनों, गणतंत्र का मतलब होता है कि देश का जो प्रमुख होता है वह वंशानुगत न होकर जनता द्वारा निर्वाचित होता है। जैसे अपने यहाँ हमारे देश में ही देख लो, देश के जो राष्ट्रपति हैं वह गणतंत्र के अध्यक्ष माने जाते हैं, पर उनका चुनाव भी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। लुई 16वें को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सज़ा सुना दी गई। 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी लो कॉनकॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। जल्द ही जो उनकी रानी थी, लुई 16वें की रानी को भी, जो उनका नाम था मेरी एंटोइनेट, का भी वही हश्र हुआ। सन 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का युद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आतंक का युद्ध। रॉबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कुलीन एवं पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उनकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले पार्टी सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटीन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर दिया जाता। ये जो शब्द है गिलोटीन, इसका चित्र आप देख रहे हैं। गिलोटीन 2 खंभों के बीच लटकते और लटकने वाली मशीन थी जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। रॉबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। महंगे सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक माने जाने वाली समता रोटी का अर्थ, समता शब्द का अर्थ है भेदभाव रहित खाना अनिवार्य कर दिया गया। रॉबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी शक्ति से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही करने लगे। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया। भैया बहनों, यहाँ तक इस अध्याय को हमने निरंतर पढ़ा। आपको इसमें जो भी महत्वपूर्ण शब्द लगे उनको आप आपकी नोटबुक में उतार लें। धन्यवाद।